में उदयपुर के रेतों के बीचों बीच स्थित यह गांव देखने में इतना खूबसूरत था कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। यह गांव मेन रोड से 40 किलोमीटर दूर अंदर रेत में स्थित था, जहां पे छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई गई थी और वो सारी झोपड़ियां एक अनोखे पेड़ से ढकी हुई थी। वह पेड़ भी देखने में एकदम अनोखा था। इतने शुष्क रेत में, जहाँ पे सूखा रेत है, उस रेत में भी इतना छायादार और इतना हरा भरा पेड़ देख लोग हैरान हो जाते थे। और उस गांव के एकदम अंतिम छोर पे एक तालाब स्थित था। यह तालाब देखने में इतना खूबसूरत था कि यह पूरे गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। जब भी कोई इसको देखने आता था तो उसकी निगाहें ही नहीं भरती थी। इस गांव का नाम था खेड़ावाल। खेड़ावाल गांव दूर दूर तक सन्नाम था अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन इसके रास्ते थोड़े से खतरनाक और सुनसान थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते थे। लोग यहाँ आने से डरते थे, लोग यहाँ आने से बचते थे, क्योंकि ये 40 किलोमीटर के रास्ते में उनको कोई नहीं दिखाई देता था सिवाय एक बाबा के, जो एक कुटिया में रहते थे और आने वालों को सिर्फ एक संदेश देते थे कि वहाँ के तालाब के पानी को टच मत करना और वहाँ पे सूर्य डूबने के पहले ही उस गांव को छोड़ देना, सूर्य डूबने के बाद उस गांव में कभी मत रहना। और ये वहाँ सामने बैठ के हर एक मुसाफिर को ये संदेश देते थे। सूर्य डूबने के पहले वहाँ सारे लोग वापस आ जाते थे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता था वो एक ऐसी दुनिया को जगाता था जिसे देख इंसानी रूह कांप जाए। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी मुझे मेरे एक फेसबुक फॉलोअर राज ने भेजी थी, जो रिसेंटली वो गांव में जाके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए थे जो उनके होश उड़ा दिए और उस गांव के रहस्यमयी चीज़ों के पर्दाफाश किए। राज उस गांव को विजिट करने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहे थे, लेकिन पैदल 40 किलोमीटर यात्रा तय करने की वजह से उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। राज एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, जो ऐसी सुनसान जगहों पे जाते थे और वहाँ की खूबसूरती अपने कैमरे में कैप्चर करके लेके आते थे और उसको अपने याद के तौर पे सजो के रखते थे। यहाँ तक कि वो वीडियो और फोटो को बेचते भी थे। अब यह इनका पैशन था, इसके लिए वो ऐसी जगहों को हमेशा सर्च करते रहते थे जो थोड़ी सी सुनसान और खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगे लोगों को। तो राज जब इस खेड़ीवाल गांव के बारे में सुनते हैं तो उनके अंदर एक इच्छा जगती है कि क्यों ना खेड़ीवाल गांव चला जाए और वहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाई जाए कि आखिर इतना खूबसूरत भी गांव हमारे उदयपुर में है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है या तो जहाँ पे रहने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। राज सोचते सोचते एक दिन अपने एक दोस्त सुमित को तैयार करते हैं और कहते हैं कि भाई चलो, आज हम जाके राजस्थान के उदयपुर के उस खेड़ीवाल गांव की सुंदरता सब लोगों को दिखाएंगे, जो अपने आप में बहुत मशहूर है। राज और उनका दोस्त अपने एक बाइक को लेते हैं और चले आते हैं उस गांव की तरफ। क्योंकि उस गांव मेन रोड से 40 किलोमीटर दूर था, तो उनको वहां पे अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल 40 किलोमीटर यात्रा तय करके उस गांव में पहुंचना था। और मैंने आपको जैसे बताया था कि उस गांव के रास्ते पे एक कुटिया पड़ती थी, जहाँ पे एक साधु बाबा बैठते थे। और जब कोई वहाँ से गुजरता था तो साधु बाबा ज़रूर ये बात कहते थे कि उस गांव में एक तालाब है, उस तालाब के पानी को टच मत करना और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला हो उसके पहले उस गांव को छोड़ देना। क्योंकि सूर्यास्त के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता था। सूर्यास्त के बाद वहाँ पे किसी को रुकने क्यों नहीं दिया जाता था ये भी किसी को नहीं पता था। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और तालाब के पानी को तो किसी को भूल के भी टच नहीं करना था, क्योंकि तालाब के पानी को अगर कोई टच कर लिया तो उसकी बॉडी में एक ऐसी खुशबू समा जाती थी जो उसके मौत का कारण बनती थी। अब ये जैसे ही बाबा बताते हैं, सुमित और राज सोचते हैं कि इतनी उम्र हो गई है, इनका दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया है और उनकी बातों को अवॉइड करते हुए वो अपने एडवेंचर को और एडवेंचरस बनाते हुए उस गांव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही 2-3 घंटे की दूरी तय करते हैं, आखिरकार वो पहुंचते हैं उस गांव में जहां पे वो कई दिनों से जाने की कामना करते थे। राज जैसे ही उस गांव में एंटर करते हैं, राज उस गांव की खूबसूरती देख के सच में एकदम चकाचौंध हो जाता है कि कोई गांव
इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना क्लीन हो सकता है, वो भी तब जब उस गांव में कोई रह नहीं रहा हो। राज अपने दोस्त सुमित को कहता है कि भाई सच में इस गांव के बारे में जितना सुना था उससे ये 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। गांव में जो उसको सबसे एडवेंचरस और सबसे अजीब और एक अनोखी चीज़ लगी वो ये था कि गांव के चारों तरफ एक पेड़ था और उस पेड़ में बहुत छाया थी, मतलब बहुत पत्ते वत्ते थे। वो पेड़ बड़ा छायादार था और जितने भी घर थे, जितनी भी झोपड़ी थी, उन झोपड़ियों को चारों तरफ से वो ढका हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी का नामो निशान नहीं था। वहाँ पे गर्मी लगती ही नहीं थी, रेत की कड़कड़ाती धूप में भी वहाँ पे गर्मी नहीं लग रही थी। राज ये सब देखता है तो एकदम अंदर से खुश हो जाता है, जैसे उसको शांति से मिल जाती है। राज अपने बैग से अपना टिफ़िन निकालता है और वहाँ बैठ के अपना खाना खाना स्टार्ट करता है अपने दोस्त के साथ, और वो अगल बगल की खूबसूरत जगहों का बड़ा लुत्फ़ उठा रहा होता है। अलग अलग एंगल में फ़ोटो शूट करता है और अलग अलग झोपड़ियों में जाके उनकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करता है। और ये करते करते उनके 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं उनको पता नहीं चलता। सुमित और राज अब थोड़ा थक रहे होते हैं और मौसम इतना शानदार था कि उनको लगता था कि थोड़ा आराम करके और फिर शाम को यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी इरादा नहीं था कि वो रात को यहाँ पे रुके। क्योंकि उनको भी लग रहा था कि भाई 40 किलोमीटर दूर इस रेगिस्तान में हम क्या ही करेंगे, अपना फ़ोटो वगैरह शूट करके अपने घर पे चले जाएंगे। लेकिन जब वो थोड़ा आराम करने की सोचते हैं, अचानक उनकी आँख लग जाती है और वो सो जाते हैं, दोनों लोग सो जाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा होता है और चांदनी रात होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी जब चांदनी रात की स्टार्ट होती है ना तो चंद्रमा जल्दी निकल जाते हैं। और जब राज की आंख खुलती है लगभग शाम को सूर्य डूबने के बाद 7-7:30 बजे, तो राज देखता है तो अचानक उठता है ऐसे, मतलब एकदम जैसे डर के उठता है और अपने दोस्त सुमित को कहता है, अरे भाई रात हो गई, अब हम लोग कैसे चलेंगे? क्योंकि रास्ता तो पूरा ये वाला था, रेगिस्तान वाला। तो उनको चलने में भी तो दिक्कत होती ना, और रेगिस्तान में अलग अलग जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि भाई चलना तो है ही, चलो चलते हैं धीरे धीरे, टॉर्च है अपने पास, तो टॉर्च के सहारे हम पहुंच जाएंगे, 3 घंटे की तो बात ही है। अब वो लोग जैसे ही अपना सब कुछ पैक करके निकलने वाले होते हैं, अचानक से उनका ध्यान नदी की तरफ जाता है और वो नज़ारा देख के एकदम चौंक जाते हैं कि जो चंद्रमा होते हैं वो नदी के पानी में उनको दिख रहे होते हैं। और वो नज़ारा एकदम नेचुरल सा दिख रहा होता है उनको, मतलब एकदम इतना अट्रैक्टिव था ना कि राज देख के उसके कदम वहीं पे रुक गए। वो कहता है, सुमित बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, कैमरा निकालो और ये खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करेंगे। भाई ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हमारा फोटोग्राफ जो है लाखों रुपए में बिक सकता है। तो सुमित को जब वो दिखाता है तो सुमित भी ये चीज़ को देख के एकदम सच में खुश हो जाता है अंदर से कि कोई जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है। और वो जगह सच में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि यह अट्रैक्शन उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए भारी पड़ने वाला था। वो अपने कैमरे को निकालते हैं और कैमरे को निकाल के अपने कैमरे के एंगल को सेट करते हैं और वो फ़ोटो और वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते फिर 1-1.5 घंटे निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। अब मौसम धीरे धीरे इतना ठंडा हो रहा था ना कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई आखिर रेगिस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है। चारों तरफ काली रेत और बीच में बना यह गांव इतना ठंडा कैसे हो सकता है। वो लोग महसूस करते हैं कि उनके जो घर में एसी लगी रहती है उससे भी ज़्यादा ठंडक वहाँ पे थी। एकदम चारों तरफ से धीरे धीरे मौसम एकदम शांत हो रहा था। पेड़ के पत्ते ऐसे हिल रहे थे ना मानो जैसे इंसानी हाथ हो। लेकिन ये सब उनको बड़ा एडवेंचरस लग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में निगेटिव या तो किसी और चीज़ का ख्याल दूर दूर तक नहीं आ रहा था। वो लोग वहाँ बैठ के कैमरे के अलग अलग एंगल से फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं और बड़ा आनंद ले रहे होते हैं। अचानक उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिस गलती के लिए आते समय रास्ते में कुटिया में बैठे साधु बाबा पहले ही सचेत किए थे कि तालाब के पानी को बिल्कुल भी टच मत करना। पहले इन्होंने एक गलती कर दिया था कि सूर्य डूबने के बाद भी यहाँ रुके थे, और अब ये दूसरी गलती थी कि जब वो तालाब के पानी को टच करने जा रहे थे अनजाने में। देखते ही देखते राज और सुमित तालाब के अंदर प्रवेश करते हैं और वो एकदम क्लोज शॉट लेना चाह रहे होते चंद्रमा और तालाब के पानी का। और जैसे ही वो तालाब के पानी में इंटर करते हैं, मानो तालाब में एक हलचल सी स्टार्ट हो जाती है।
तालाब के पानी में अचानक एक उनको ये दिखती है, हलचल दिखती है। जैसे समुद्र में होता है ना, जैसे वेव होती है, धीरे 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 ऐसे ऊपर उठती है, वैसे ही उनको सेम फील हो रहा था कि जैसे तालाब के पानी में अचानक से कुछ ऐसे गति होने लगी, मतलब अचानक से थोड़ा ऐसे ये वेव होने लगा। ये देख के उनको लगता है कि भाई तालाब इतना छोटा सा है और उसके पानी में अचानक ऐसे कैसे होने लगी एक्टिविटी। लेकिन उनको ये और एडवेंचरस लगता है, धीरे धीरे ना उनको ये सारी चीज़ें एडवेंचर लगने लगती है और ये चीज़ों का वो आनंद लेने लगते हैं। वो कहते हैं कि सुमित वो दूसरा वाला कैमरा निकाल और इस एंगल से फ़ोटो शूट कर कि चाँद इस पानी में तैरता हुआ दिखाई दे। और वो लोग अलग अलग एंगल से फ़ोटो शूट करने लगते हैं और देखते ही देखते पानी का स्पीड धीरे 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 तेज होने लगता है और देखते ही देखते पानी अपने पोजीशन से धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। और अभी भी इन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था कि पानी अभी तक इनके पैरों के पास था, धीरे धीरे ये पानी इनके कमर के ऊपर तक आ रहा है। अभी तक ये लोग अपने एडवेंचरस में डूबे होते हैं और अब जैसे ही राज की निगाह पड़ती है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि भाई पानी अचानक से ऊपर कैसे आ रहा है। राज एकदम हकलाती हुआ आवाज में कहता है, सुमित पानी ऊपर कैसे आ रहा है और अपना कैमरा खराब हो जाएगा, जल्दी कैमरा निकाल। भाई सुमित अपना कैमरा जो पानी के बीचों बीच सेट किए हुआ होता है, सुमित जाके जल्दी से कैमरा उखाड़ता है और सुमित और राज पानी से बाहर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते पानी उनके सीने तक आ जाता है। राज इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि पानी अचानक से तालाब का इतना ऊपर कैसे आ गया और वो लोग पानी के बाहर आ जाते हैं। और जब वो लोग पानी के बाहर आते हैं तो पानी धीरे धीरे फिर से अपनी स्थिति में जाने लगता है। और ये जैसे ही ये लोग देखते हैं ना भाई, सच में अंदर से पूरा हिल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि है जो हम लोगों के पानी में जाने से नाराज़ होके हम लोगों को पानी से निकालना चाह रही थी। राज को ये बातें समझ आ गई थी, लेकिन सुमित अभी भी नादान बनने की कोशिश कर रहा था। सुमित कह रहा था कि भाई पानी में एक बार और चलते हैं और देखते हैं कि पानी फिर से ऊपर आता है क्या। उसको मना करता है। राज थोड़ा समझदार होता है। राज कहता है कि नहीं, हमने दो गलतियां कर दी जो हमको नहीं करनी थी। हमको आते समय वो साधु बाबा मिले थे और उन्होंने कहा था कि रात को मत रुकना, रात में रुक गए हम, और अब हमारी दूसरी गलती हो गई जो हम पानी में चले गए। और अभी वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कुल्हाड़ी से कोई पेड़ काट रहा हो, किसी के रोने की आवाज़ आ रही हो। और भाई सबसे हैरानी की बात यह है कि वहाँ पे जो पेड़ थे सारे ना, पेड़ आपस में टकरा रहे थे, तो वो ऐसे रोने की, मतलब आदमी के रोने की आवाज़ आ रही थी। राज ये सब देखता है तो अंदर से पूरा हिल जाता है और वहाँ रेतों में उसको किसी के हाथ उठने की, बैठने की एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही थी। राज सुमित को कहता है, सुमित लगता है कुछ गलत हो रहा है। और वो अपना कैमरा मेरा पूरा पैक करते हैं। एडवेंचर अब इनके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था और वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब निकलने का क्या फ़ायदा था जब चारों तरफ से वो घिर चुके थे। अब वो चारों तरफ से पेड़ इस तरीके से उनको घिरे हुए थे कि उनको बाहर निकलने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। उस चांदनी रात में भी उनको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी कि वो उस जो झोपड़ी बनी थी उनसे बाहर निकले। और जब वो पानी की तरफ देखते हैं तो पानी से उनको ना कुछ एक ऐसी इमेज दिखाई देती है जो उनकी तरफ एक गुस्से से देख रही है। मतलब पानी ही उनकी तरफ एक ऐसे झटके से आ रहा था ना, ऐसे झटके से उनकी तरफ आ रहा था कि उनको देख के लग रहा था कि भाई ये हमको सच में डुबा देगा क्या। और वो लोग इधर उधर अपना हाथ पैर चलाने लगते हैं निकलने के लिए, लेकिन उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तब तक उनको एक गली दिखाई देती है पेड़ के बीच में से, और वहीं से वो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद बिना रास्ते के वो रेगिस्तान पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो ये सुन के आपको शौक लगेगा कि वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना उस झोपड़ी की तरफ, उस गाँव की तरफ, तो वो देखते हैं कि वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़, ऐसे कुछ टकराने की आवाज़ आ रही है, जैसे कुल्हाड़ी चल रही है वैसे कटने की आवाज़ आ रही है। और एक ना बहुत अजीब सा इमेज बन रहा था जो उनको अपने पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब वो साफ साफ तो नहीं देख पा रहे थे क्या है, लेकिन उनको लग रहा था ना कि जैसे बहुत सारे लोग हों और उनके पीछे आ रहे हों बड़े आराम आराम से। और ये देख के वो लोग अपने कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन पैदल रेगिस्तान में कोई कितना तेज़ चल पाएगा। वो लोग जल्दी जल्दी आगे की तरफ जा रहे होते हैं और अचानक से उनको लगता है कि जैसे ये रेत के अंदर से एक हाथ निकलता है और उनके पैर को पकड़ता है।
और जैसे ही वो राज ऐसे नीचे देखता है ना, वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसकी चप्पल उसके पैर से निकल चुकी थी। राज अब एकदम समझ जाता है कि ये थोड़ा सा एडवेंचरस है, और एडवेंचरस का जो चक्कर था ये इनकी जान लेने पे अब तुल गया है। राज और सुमित अब भागने लगते हैं रेत पे, और भागते भागते उस साधु के कुटिया के नज़दीक आते हैं जहाँ पे साधु बैठा होता है। जैसे ही साधु उनको देखता है, साधु अपने घर का गेट बंद कर लेता है। अब राज और सुमित के पास इस साधु के सिवाय और रेत में कोई भी सहारा नहीं था। राज जाता है वहाँ पे और दरवाज़ा को खटखटाता है, कहता है बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको बचा लो। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है ना, तो अभी भी वो लोग इतनी दूर आ गए थे, लेकिन अभी भी उनको दिख रहा था कि उनके नज़दीक कोई आ रहा है। और वो सारे पेड़ सारा सारा मतलब उनको पेड़ भी दिखाई दे रहा था कि जैसे ना वो गांव उनकी नज़र से डिसअपियर ही नहीं हो रहा था। इतना दूर आने के बाद भी वो गांव उनको अभी भी दिख रहा था कि जैसे इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, ये गांव से दूर ही नहीं आ पा रहे। अब जब बाबा उनको बोलते हैं कि अब तुम लोगों की मौत निश्चित है, तुम लोगों ने उस पानी को टच किया, उसकी खुशबू तुम्हारे शरीर से आ रही है, अब तुमको वो लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। राज हकलाती हुई आवाज़ में कहता है बाबा कौन लोग। लेकिन अभी भी बाबा दरवाज़ा ना खोलते हुए कहते हैं कि जहाँ पे तुम गए थे वहाँ पे एक अनोखी एनर्जी है, वहाँ पे अगर कोई रात को रुकता है तो वो फिर हमेशा वहीं पे रुका रहता है, वो वहाँ से वापस कभी नहीं आ पाता। और धीरे धीरे देखता है सुमित कि वो जो एक था ना पूरा ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, पेड़ है, उसके नज़दीक आ रहे, धीरे धीरे वो और नज़दीक आ रहा था। इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि पेड़ कैसे चल सकता है। फिर बाबा के सामने वो लोग रोने लगते हैं दरवाजे के उस पार से। तो बाबा निकलते हैं और बाबा के हाथ में कमंडल होता है जिसमें गंगा जल होता है। बाबा गंगा जल का छिड़काव उन दोनों के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि 2 मिनट तक तुम लोग वहीं पे खड़े रहो। बाबा पूरा गंगा जल से उन लोगों को नहला देते हैं और नहलाने के बाद कहते हैं कि तुम लोग सामने जाके कुटिया के पीछे बैठ जाओ और वहाँ पे थोड़ा भी एक्टिविटी किए बिना बैठे रहना। अब 5 मिनट बीतता है, वो लोग वहीं पे बैठे रहते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो पेड़ और जो चीज़ उनको अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी थी, और उनके शरीर से जो तालाब के पानी की खुशबू थी ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। तो बाबा उनके पास आते हैं और वो लोग दोनों रोते हुए बाबा के चरणों में गिर जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा ये सब क्या था। बाबा बैठते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि ये तुम लोगों का बहुत अच्छा भाग्य था कि मेरे पास गंगा जल में मौजूद था, जो तुम्हारे ऊपर डालने से तुम्हारे अंदर से वो तालाब के पानी की खुशबू चली गई, और वो जो एक निगेटिव एनर्जी का टोला था पूरा, आप कहें कि वो जो पूरा एक डिसअपियर टोला था वो तुम लोगों को पहचान नहीं पाया और वो दूर चला गया। नहीं तो अगर वहाँ पे कोई रात को रुकता है तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है, वो कभी बाहर निकल नहीं पाता। और बाबा उनको बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा परिवार रहता था, हंसी खुशी से रहता था, और उस परिवार का जो मेन सोर्स था यहाँ पे रहने का वो था ये सब पेड़। क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि इस पेड़ के सहारे वो लोग अपनी कुटिया में रहते थे और उनको गर्मी का एहसास नहीं होता था। लेकिन एक यहाँ पे राजा आता है और वो अपने महल का रास्ता बनवाने के लिए उन सब पेड़ों को काटने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन जब गांव वाले नहीं मानते तो वो गांव वालों को ख़त्म करने का आदेश देता है अपने सिपाहियों को, और गांव वाले अपने मतलब अपने आप को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन उस पेड़ को काटने नहीं देना चाह रहे थे। गांव वाले सीधे उस जो राजा था उसकी सेना से भिड़ जाते हैं और इसमें गांव के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। लगभग पूरे गांव के लोग ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ को काटने नहीं देते और पेड़ वैसे ही रहता है। तब से वो गांव इतना खूबसूरत और इतना डेंजरस दोनों साथ में हो गया है कि अगर वहाँ पे कोई जाता है तो दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में जब वहाँ पे कोई रुकता है तो उन सारी आत्माओं को लगता है कि ये पेड़ को नुकसान पहुँचाएंगे, और वो अपने हिसाब से ऐसी एक्टिविटी करके कभी पानी ज़्यादा ऊपर करके आदमी को डुबा देती हैं, कभी ऐसे असमंजस तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जो रात को रुकता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। बाबा बता रहे होते हैं, और इतने में जब उनका ध्यान उन लड़कों की तरफ जाता है तो वो देखते हैं कि दोनों लड़के ऐसे गिरे हुए हैं और दोनों की मौत हो गई होती है। मतलब ये दोनों लड़के भी जा चुके थे क्योंकि ये उस पानी को टच करने की जुर्रत किए थे और वहाँ पर रात को रुकने की जुर्रत किए थे। धीरे धीरे बाबा को सारी बात समझ आ गई कि ये लोग वहाँ पे रुके और पानी में गए, और पानी की खुशबू की वजह से वहाँ की आत्माओं ने इनका जान ले लिया।
क्योंकि आत्माएं वहाँ पे ऐसे सोचती थी कि अगर कोई यहाँ पे रात को रुक रहा है तो वो पेड़ों को नुकसान पहुँचाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रुकने वालों को कभी भी वो माफ़ नहीं करती थी और उनको अपने साथ लेके चली जाती थी। देखते ही देखते उनकी बॉडी रेगिस्तान के जो रेत था उसकी हवाओं से उस गांव की तरफ जाने लगी, और देखते ही देखते बाबा की आंखों से वो दोनों बॉडी वहाँ से चली गई। बाबा अपने कुटिया में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि वो गंगा जल जो बगल में रखा था वो गंगा जल वहीं पे रखा है, और बाबा देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने जो उनके ऊपर डाला था वो गंगा जल नहीं था बल्कि उनके पीने का पानी था, जिसकी वजह से उन दोनों को बचाया नहीं जा सका। क्योंकि बाबा को एक ये चीज़ पता थी कि अगर वहाँ पे कोई स्नान कर लेता है तो उसके शरीर की खुशबू को मिटाने के लिए सिर्फ गंगा जल ही कारगर है, अगर गंगा जल उसके ऊपर डाल दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन बाबा ने हड़बड़ी में उनके ऊपर गंगा जल ना डाल के उनके ऊपर साधारण पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से वो खुशबू अभी भी उनके शरीर में थी और उनको बचाया नहीं जा सका। एडवेंचर के चक्कर में जो दो जिंदगियां थी वो हमेशा के लिए उस गांव के खूबसूरत से एडवेंचर में समा गई थी, और वहाँ पे दो और आत्मा की कहानी जुड़ गई थी। किस्सा ख़त्म हो जाता है और दो जिंदगियां भी ख़त्म हो जाती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।